start it sharing again. So we are talking about what? We are talking about age of revival. Age of revival. Already you have noted down, but I have started it again. Age of revival. It covers the period from 1450 to 1550. 1450 से लेके 1550 ईस्वी तक का पीरियड एज ऑफ रिवाइवल रहा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वह यही से रखना है कि इट वाज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट। इट वाज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट। EUROPEAN यूरोपियन मूवमेंट MOVEMENT। पैन यूरोपियन मूवमेंट जो पूरे यूरोप में फैला हुआ हो। इट वाज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट, अ मूवमेंट विच कवर द होल यूरोप, जो पूरे यूरोप को कवर करता है उसको क्या कहा जाता है? पैन यूरोपियन मूवमेंट। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू जो आपने पहले ही लिखा है कि इट रिफर्स इट रिफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ दिस मूवमेंट। द एक्सपेंशन EXPANSION, एक्सपेंशन माने फैलाव। इट रिफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट इन इंटायर यूरोप। इंटायर माने संपूर्ण, ENTIRE, इन इंटायर यूरोप। यह एक ऐसा मूवमेंट था जो संपूर्ण यूरोप में फैला हुआ था। नंबर टू पॉइंट ये आपने लिख लिया, मैं इसे जल्दी इरेज कर दे रहा हूं। इट रिफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट इन इंटायर यूरोप। नंबर थर्ड पॉइंट, इट स्टार्टेड इन इटली इन 14th century CNTURY, in France in 15th, and in England in 16th century। यह एक जर्नी थी। इसका मतलब सबसे पहले यह कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले यह जो है इटली से शुरू हुआ। इटली के बाद कहाँ पर आया? इटली के बाद आप देखेंगे कि जो है आपका आता है कहाँ पर? इटली के बाद ये फ्रांस में आता है, और फ्रांस के बाद आपका कहाँ पे आता है? फ्रांस के बाद आपका इंग्लैंड में आता है। तो यह एक इसकी जर्नी थी जो 100 ईयर्स में इंग्लैंड में पहुंचता है। तो इस 100 ईयर्स में क्या हुआ? मतलब 1450 से 1550 तक वही हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टडी करने का। व्हाट हैपेंड फ्रॉम 1450 टू 1550, 1450 से 1550 तक। तो जो चीजें हुई हैं आज हमें उसी पर बात करना। क्या बदलाव आए, क्या चीजें घटित हुई, या एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों को हमें कवर करना है। या गुड मॉर्निंग। या शिल्पी जी। Yeah, actually, Shilpi, what happened that in yesterday in the evening session, I have to go with Rinesha, एंड जस्ट आई सेड कि जो पोर्शन वहां पे आधा मैंने कवर किया था, मैंने सोचा वो बचा हुआ अभी कवर कर ले तो माइंड में आपके भी है मेरे भी है, तो वो आसान रहेगा दोनों लोगों के लिए। दिस इज व्हाई आई हैव टेकन इट। या टू यू हैव मिस्ड 2 or 3 पॉइंट डजेंट मैटर बिकॉज द वीडियो इज रिकॉर्डेड एंड यू विल कम टू नो जो भी कल बताया गया तो उसी को लेके। ओके। एंड रिमेंबर दैट कि दिस इज द फोर्थ पॉइंट। या शिल्पी जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। शिल्पी जी प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। This is the fourth point, and when I talk about the fourth point, remember that the fourth point is very significant. And why that point is significant? Already I told you the importance of 1453। तो ध्यान में रखना कि इन 1453 तुर्क अटैक्ड, ATTACKED, तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, CONSTANTINOPLE,
कॉन्स्टेंटिनोपल। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इन 1453 1453 ईस्वी में तुर्क अटैक्ड, तुर्कों ने हमला किया किस पर? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह का नाम है, उर्दू में इसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता है, और उसका स्पेलिंग क्या है? CONSTANTINOPLE। और इसके आपको क्या लिखना है? कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन इंपायर, कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन इंपायर। तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन इंपायर, सेंटर ऑफ आर्ट लिटरेचर कल्चर। आगे कामा करके, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। लेट मी नो, जब आप इसे लिख लीजिएगा मुझे बता दीजिएगा। इफ यू हैव नोटेड डाउन, लेट मी नो। सेंटर ऑफ आर्ट, सेंटर ऑफ आर्ट लिटरेचर, LITERATUR, सेंटर ऑफ आर्ट लिटरेचर कल्चर सिविलाइजेशन एंड ह्यूमनिज्म। व्हाट डिड आई टेल? आई जस्ट टोल्ड यू कि जब तुर्कों ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, कल भी मैंने बताया था, तो यह हमला जो है राजधानी पर था, और राजधानी का मतलब किसी भी साम्राज्य का दिल कहा जा सकता है। और जहां पे हमें ये पता है कि अ, उस देश की सारी रिनाउंड पर्सनालिटीज वहां पर होंगी, चाहे वह आर्ट से रिलेटेड होगा, कल्चर से होगा, सिविलाइजेशन से होगा, डांसिंग से होगा, पेंटिंग से होगा, ह्यूमनिज्म से होगा, वे सब लोग वहां पर थी। और यह हमला इतना जबरदस्त था कि इस हमले के बाद जो है वहां पे जो लोग थे वे भागना शुरू कर दिए, वे यहाँ से वहां जाने लगे अपने जगह को छोड़ करके। जब वे गए तो ऐसा नहीं गए, नहीं हुआ कि दे वेंट विद इम्पटी हैंड्स। अब आप इससे समझ सकते हैं, सेंटर ऑफ आर्ट अगर रहा, लिटरेचर रहा, कल्चर रहा, सिविलाइजेशन रहा एंड ह्यूमनिज्म का था, तो द पीपल या द ग्रेट पर्सनालिटीज, आई वुड लाइक टू राइट हियर। आगे अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपको मैं बताऊंगा फुल स्टॉप के बाद। द ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ रोम लेफ्ट दैट प्लेस and got shelter in France and got shelter, yes yes, ELT, and got shelter in France। उन लोगों ने क्या किया, वहां से उस जगह को छोड़ा, और उस जगह को छोड़ने के बाद उनको शरण कहाँ पे मिलती है? फ्रांस में। इसीलिए मैंने आपको लिखवाया कि रिनेशा पहले इटली में आया था, इटली से वो कहाँ पर जाता है? इटली से फ्रांस में जाता, एंड गॉट शेल्टर इन फ्रांस। और उनको जो जगह मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? फ्रांस में मिलती है, एंड गॉट शेल्टर इन फ्रांस। ऐसा था, जब वो जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वे खाली हाथ गए। उसी के आगे लिखना है, दे डिड नॉट गो विद इम्पटी हैंड्स, विद इम्पटी हैंड्स, बट विद देयर मैन्युस्क्रिप्ट, बट विद देयर मैन्युस्क्रिप्ट, MANUS होना चाहिए, दैट इज यू, MANUSCRIPT। बल्कि वे किसके साथ गए? मनुस्क्रिप्ट के साथ गए। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि, और पांडुलिपि का मतलब हाथ से लिखी गई, पांडु माने हाथ, लिपि माने लिपि, हाथ से लिखी हुई जो दस्तावेज थे वे उसको अपने साथ ले करके गए। तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि इटली में और ग्रीक में कल्चर और सिविलाइजेशन को लेकर के बहुत काम हुआ था। दुनिया में सबसे ज्यादा काम अगर देखा जाएगा तो यहीं पर हुआ था। और भी जगहों पे, भारत की भी इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत आगे रही है, सुमेरियन सभ्यता भी, और देखेंगे मिस्र की सभ्यता भी बहुत आगे थी। लेकिन अगर जब आर्ट और ह्यूमनिज्म की बात आती है,
साइंस और टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो जो जो ग्रीक और जो रोम की कल्चर थी, वह काफ़ी एडवांस थी और यही रीज़न है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो बगैर अरिस्टोटल, बगैर प्लेटो, बगैर सोक्रेटिस, बगैर इन लोगों का नाम लिए हुए हम 1 सेकंड के लिए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। So what I want to tell you कि तुर्कों ने जब हमला किया 1453 में, तो यह हमला जो है दुनिया के लिए एक तरह से बहुत बड़ी तब्दीली लेकर के आता है। और यह तब्दीली ये थी कि जो आर्ट का ज्ञान, कल्चर का ज्ञान, सिविलाइजेशन का ज्ञान महदूद था, इट वाज जस्ट लोकेटेड इन अ लिमिटेड एरिया, जो ये था, या इट वाज कन्फाइंड विद इन द वॉल ऑफ रोम, रोम की चार दीवारी तक सीमित था। यह रोम की चार दीवारी से निकल करके वह आर्ट, वह कल्चर, वह सिविलाइजेशन यूरोप के हर वतन में दस्तक देने लगता है। फ्रांस पहुंचता है, इंग्लैंड पहुंचता है, इंग्लैंड के सारे लोग और फ्रांस, यूरोप के सारे लोग उस ज्ञान से, उस लिटरेचर से वाकिफ होते हैं और उसके बाद यह दुनिया के हर कोने में पहुंचता है। तो यह अटैक ही नहीं था, लेकिन इस अटैक ने एक पॉजिटिव काम जरूर किया कि दुनिया के लोगों को उन सब चीजों से रूबरू कराया और लोग पहली बार जाकर के ये सोचने लगे कि रियली में कितना बड़ा खजाना हमारे हाथ में मिला हुआ है और हमें दुनिया को या अपनी जिंदगी को इस नजरिए से भी देखना चाहिए, इस नजरिए से भी सोचना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा कि दे डिड नॉट गो विद इम्पटी हैंड्स, वे खाली हाथ से नहीं जाते हैं, बट विद देयर मनुस्क्रिप्ट, बल्कि वे जो है अपनी जो है पांडुलिपियों के साथ जाते हैं। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, दे हैव दे हैड न्यू आइडियोलॉजीज, दे हैड न्यू आइडियोलॉजीज, IDEOLOGIES, they had new ideologies that illuminated, ILLUMINATED, that illuminated and enlightened, ENLIGHTENED, that illuminated and enlightened the whole Europe. So सो यू विल कम टू नो कि उनके अंदर जो था वो क्या था, उनके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उन चीजों में यही था कि उनकी जो विचारधारा थी वह बहुत स्ट्रांग थी, न्यू आइडियोलॉजीज थी। और यह जो न्यू आइडियोलॉजीज थी, इसने पूरे यूरोप को इल्यूमिनेट किया और इनलाइटन किया। मैंने दो शब्द लिखा, इल्यूमिनेट और इनलाइटन, मतलब ज्ञान की रोशनी से लोगों को नहला दिया, ज्ञान की रोशनी में लोग डूब गए। लोगों को पहली बार लगा कि यार व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज रीजन, व्हाट इज मतलब ट्रूथ क्या होता है, सत्य क्या होता है, साइंस क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, ह्यूमनिज्म क्या होता है, आर्ट क्या है, पेंटिंग क्या है। वरना वही सड़ी गली चीजें, कौन सा रिलीजन, वो भी रिलीजन की गलत व्याख्या। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आदमी की जिंदगी में रिलीजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन रिलीजन वहीं तक जो हमें इंसान को इंसान बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जब रिलीजन से लोग कमाई का जरिया जोड़ लेते हैं तो वह रिलीजन नहीं रह जाता, तब वह व्यापार बन जाता है। और व्यापार से कभी किसी को सुकून नहीं मिला, ना कभी किसी का पेट भरा हुआ व्यापार से, कभी किसी का नहीं पेट भरा हुआ है। ईश्वर के सामने आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं तो आपका मन मस्तिष्क सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन जब वही जो है धर्म जो है धन में तब्दील हो जाता है, तब वह जो है इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और यही शायद आज हम लोग देख रहे हैं, 21वीं शताब्दी में भी जितने लोग हैं धर्म को उन्होंने कमाने का जरिया बना लिया है। तो एक चीज यहाँ पे था कि उनकी जो आइडियोलॉजीज थी यह लोगों को इल्यूमिनेट करती, इनलाइटन करती है, जो हम इतना 1453 पर बात कर रहे हैं कि हाँ क्या हुआ। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और लिखना है कि नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा मेरे ख्याल से फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट बनेगा, वो जो फिफ्थ पॉइंट है, इस फिफ्थ पॉइंट में आपको ये ध्यान में रखना है कि एक क्रिटिक है जिनका नाम है ला मार्टाइन, ला मार्टाइन, एम MARTINE, ला मार्टाइन। ला मार्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात कही है। और ला मार्टाइन ने कहा है कि जो रिनेशा था यह एक तरह से मैन की डिस्कवरी थी और जिस दुनिया में वह रह रहा था वह उसकी खोज थी। तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है
कि उन्होंने कहा कि रिनेशा मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। ये आप लिख लीजिएगा, लामार्टाइन इन रिनेशा। लामार्टाइन की स्पेलिंग मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने गलत इस पे टी पहले लिख दिया था लेकिन टी नहीं है, एल ए ला, फिर उसके बाद मैंने एम लिखा है, MARTIN, लामार्टिन। मैंने जो लिखा है LAMARTINE, उन्होंने कहा इन रिनेशा मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ, एंड द यूनिवर्स। उन्होंने बताया कि जो रिनेशा है यह मैन की खोज थी, और साथ ही साथ मैन अपने बारे में जानना शुरू किया और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानना शुरू किया। मतलब यह एक ऐसा आंदोलन था जो इंसान को ये कहता है कि वह इंसान क्यों है, वह अगर एक आदमी है या एक औरत है या ह्यूमन बीइंग्स है तो उसका क्या रोल है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। इस पर जिक्र मतलब लोगों ने करना शुरू किया। और साथ ही साथ ये भी चीजें हुई कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, केवल दुनिया को ही नहीं बल्कि उन्होंने इस मूवमेंट से पूरे ब्रह्मांड को रौंद डाला या पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचना शुरू किया, उसकी डिस्कवरी की। धरती के उस पार भी कोई चीज है या क्या धरती के उस पार भी कुछ है, उसको लेकर के उन्होंने सोचना शुरू किया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें समझ में आता है या जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा एक और क्रिटिक हैं जिनका नाम है टेन। टेन ने ये कहा था कि मैन वाज सो लॉन्ग ब्लाइंडेड। ये दोनों कोटेशन आपको रटना बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। टेन ने कहा था, TAINE, टेन ने कहा रिनेशा को लेकर के, पॉइंट नंबर 6 बना लीजिएगा। टेन सेड मैन वाज सो लॉन्ग ब्लाइंडेड, मैन वाज सो लॉन्ग ब्लाइंडेड, ऐसा लगता था कि जैसे आदमी लंबे समय तक अंधा था। मैन वाज सो लॉन्ग ब्लाइंडेड, had suddenly opened his eyes and seen, had suddenly opened, OPENED, opened his eyes and seen। ऐसा लगता है कि मैन जैसे लंबे समय तक अंधा था, अचानक उसने अपनी आंख को खोला और दुनिया की तस्वीर को अपने सामने देखा। तो आदमी अंधा नहीं था। मैंने बताया कि रिनेशा का जो मतलब बताया जा रहा है कि रिनेशा मीन्स रीबर्थ, रिनेशा मीन्स रिवाइवल, रिनेशा मीन्स रीअवेकनिंग। तो आदमी की आंख पर एक पर्दा पड़ चुका था, और वह पर्दा क्या था? वह पर्दा केवल अंधविश्वास का था, वह पर्दा जो है धर्म की गलत व्याख्या का था, वह पर्दा जो है बिशप के द्वारा जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि मैं मेडियोकर का काम करूंगा, उन सब की मेडियोक्री के चक्कर में इंसान जो है अपने दिमाग को वहां तक लेके जा ही नहीं पाया जिस लेवल पर उसको लेके जाना चाहिए था। जिन लोगों ने कोशिश किया तो बिशप ने उनके रास्ते में रोड़ा अटकाया। तो वही चीज टेन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इंसान लंबे समय तक गहरी नींद में सोया था और अचानक वह जागा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रिनेशा। इसीलिए क्या मैंने कल बताया था कि इसकी 3 मीनिंग है, रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग। तो ला मार्टिन और टेन ये 2 बड़े क्रिटिक हैं रिनेशा पर, जिन्होंने अपने वक्तव्य दिए हुए हैं, और आपको इसे समझने की कोशिश करना है। एक और क्रिटिक तो नहीं लेकिन एक चीज कहा जाता है जो 7th पॉइंट है कि इट वाज एन एज ऑफ ईगर टू लर्न, EAGER, ईगर टू लर्न। यह एक ऐसा एज था जिसमें लोगों में उत्सुकता थी कि मैं सीखूं, जानूं, समझूं। लोगों में तर्क करने की क्षमता, क्वेश्चन करने की क्षमता शुरू हुई। ऐसा नहीं था कि लोग डम्ब है, लोग मम है, लोग साइलेंट है,
या लोग स्टेच्यू जैसे हैं, कोई चीज ना पूछ रहे हैं, न लोगों में कोई सलाहियत है। नो, लोगों में सलाहियत आती है, लोगों में कैपेसिटी जो है डेवलप होती है, क्वेश्चन करने की, समझने की, लर्न करने की। ये सारे पार्ट से डेवलप होते हैं। सो हमें ये चीज समझना है कि इट वाज एन एज ऑफ ईगर टू लर्न। यह जो एज था, यह ईगर टू लर्न था। इसके अलावा जो है, मैंने आपको कई सारी चीजें बताई, फिर भी मैं वो यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ कि इट वाज एन एज ऑफ ह्यूमनिज्म, HUMANISM, ह्यूमनिज्म कामा, कल मैंने बताया था पैट्रियटिज्म, PATRIOTISM, देशभक्ति का, ह्यूमनिज्म मानवतावाद, पैट्रियटिज्म देशभक्ति कामा, इंडिविजुअलिज्म, INDIVIDUALISM, इंडिविजुअलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, पैट्रियटिज्म, individualism and cult of beauty, BEAUTY, कल्ट ऑफ ब्यूटी का एज रहा है। सो ये सारी की सारी चीजें जो है, आप पाएंगे कि रहा था, या क्यों ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट रही हैं, या इन सारी चीजों पर इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है। दीज आर द पॉइंट्स जो हमें और आपको समझने की कोशिश करना है। अब उसके बाद आपको ये समझने की कोशिश करना है कि आखिर दुनिया के फील्ड में क्या क्या चीजें हुई। ये तो मैंने आपको बताया कि हाँ ये चीज रहा। एक और पॉइंट मैं लिखूंगा यहीं पर कि इट वाज एन एज ऑफ नेविगेशन। कल मैंने लिखाया हुआ था, तो ये पॉइंट भी, नेविगेशन कामा, ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सप्लोरिंग ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बाद ये फुल स्टॉप लग गया है। आप उसको फुल स्टॉप समझिएगा। मैंने बताया कि यह जो एज था, नेविगेशन का एज था। नेविगेशन का मतलब समुद्री यात्रा के माध्यम से दुनिया के हर कोने में पहुंचने का एज था। इट वाज एन एज ऑफ नेविगेशन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से जो मतलब है कि यह जो है एक तरह से पूरी दुनिया को एक तरह से एक परिवार जैसा समझने की कोशिश करना, कि वी आर द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि वी आर द सिटीजन ऑफ अ पार्टिकुलर नेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का एज रहा है, और एंड एक्सप्लोरिंग ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के हर कोने में पहुंचने का एज रहा है। दुनिया के जो तमाम तरह की संस्कृतियां हैं, जो आर्ट है, कल्चर है, उनके बारे में जानने का एज रहा है। इसी क्रम में ही हम बात करेंगे कि 10वां जो पॉइंट होगा कि यही क्रम था, इसी का ही रिजल्ट था कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा इंडिया की खोज करते हैं। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498। कोलंबस, COLUMBUS, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। 1492 ईस्वी में कोलंबस अमेरिका की खोज करते हैं। यह सब उसी का परिणाम रहा है। और उसी का रिजल्ट था कि गैलीलियो, GALILEO, गैलीलियो इन्वेंटेड टेलीस्कोप। गैलीलियो इन्वेंटेड
टेलीस्कोप, TELESCOP, गैलीलियो इन्वेंटेड टेलीस्कोप। ट्वेल्व, कैक्सटन, कैक्सटन, कैक्सटन का मतलब याद होगा, विलियम कैक्सटन, कैक्सटन इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। कैक्सटन इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की। कॉपरनिकस, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, कॉपरनिकस सेड द सन इज इन सेंटर and the earth moves around it and the earth moves around it। कापरनिकस ने एक बड़ी बात कही, कापरनिकस ने कहा कि सन केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कापरनिकस के पहले एक आदमी आए थे, टॉलेमी, टॉलेमी कहते थे नहीं, सूर्य जो है क्या है कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जब कापरनिकस ने ये बात कही तो जो उस समय के धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने कापरनिकस को बहुत ज्यादा एब्यूज किया, बाद में उनकी हत्या भी करवा दी जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें जब होना शुरू हुई तो धर्म के जो ठेकेदार थे वो धर्म के में उनको लगा कि यह तो ईश्वर को चैलेंज देने की बात करते हैं कि पृथ्वी सेंटर में है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जब कापरनिकस ने इसका खंडन किया तो धर्म के ठेकेदार दे गॉट एंग्री और उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमें इस पे यकीन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें जो है मैंने आपको बताया, जो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में था, साइंस के फील्ड में था, ज्योग्राफी के फील्ड में था, जो परिवर्तन है डेट 1453 मैंने डिस्कस किया इससे रिलेटेड। अब मैं जल्दी जल्दी, चूंकि मेरे मोबाइल की बैटरी मात्र 10% बता रहा है, आई डोंट नो कि हाउ डिड इट हैपन। शायद मैं ऊपर आया हुआ हूँ तो मैंने ब्राइटनेस पूरा कर दिया, बढ़ा दिया, हो सकता है इस वजह से चली जा रही हो। तो जितना हो सकेगा उतना मैं करा दे रहा हूँ, अदरवाइज आप परेशान ना होइएगा। बहुत सारी चीजें आपने कर ही लिया है। जैसे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि लिटरेरी वर्क्स हेडिंग डालना है। लिटरेरी वर्क्स में आपको कुछ नहीं, आपको केवल मैं नाम अकेले बताता चल रहा हूँ, आपको सब उससे आप वाकिफ हैं। एक नाम पेट्रार्च है। आपको पेट्रार्च मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। पेट्रार्च वाज द फर्स्ट ह्यूमैनिस्ट एंड फादर ऑफ सोनेट। पेट्रार्च वाज द फर्स्ट ह्यूमैनिस्ट एंड फादर ऑफ सोनेट। दूसरा चीज की इसी समय दांतेस डिवाइन कॉमेडी। नाम अकेले लिखना है, बस याद किए रहना कि सब लोग इसी समय आते हैं, उनका वर्क आया तो दांतेस डिवाइन कॉमेडी। अगर आप थोड़ा जल्दी करेंगे तो मैं पूरा करा दूंगा, दांतेस डिवाइन कॉमेडी। तीसरा, मैकियावेलीज द प्रिंसेस, MACHIAVELLIESS, मैकियावेलीज द प्रिंसेस। उसने एक किताब लिखा था, द प्रिंसेस। इसके अलावा थॉमस मैलोरीज मॉर्डी आर्थर, थॉमस मैलोरीज मॉर्ट डी आर्थर। इसके अलावा जो है
गारबडक पहली ट्रेजेडी, गारबडक फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश, ट्रेजेडी इन इंग्लिश बाय थॉमस सैकविल, SACKVILLE, थॉमस सैकविल एंड नॉर्टन, NORTON, थॉमस सैकविल एंड नॉर्टन। गारबडक पहली ट्रेजेडी, ये सब आप लिख चुके हैं, सब आपको पता है जब फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ा रहे थे। तो ये सारे काम इसी समय होते हैं जो 1450 से 1550 का पीरियड है। गारबडक फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। राल्फ राइस्टर ड्वाइस्टर, राल्फ राइस्टर ड्वाइस्टर फर्स्ट कॉमेडी बाय निकोलस वुडल, इसके अलावा जो है आपने देखा है कि सर थॉमस यॉट, जिन्होंने सर थॉमस यॉट यॉट इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड, इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड, सर थॉमस यॉट इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड, THOMAS। नेक्स्ट, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ सरे introduced blank verse, introduced blank verse, Henry Howard अर्ल ऑफ सरे introduced blank verse। नेक्स्ट पूरा एक ग्रुप है यूनिवर्सिटी विड्स, यूनिवर्सिटी विड्स एक अलग सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर हो जाएगा, लेकिन आप नाम लिख लीजिए यूनिवर्सिटी विड्स, अ ग्रुप ऑफ लैटिन स्कॉलर्स, a group of Latin scholars, comma 7 in numbers। यूनिवर्सिटी विड्स क्या थे? यूनिवर्सिटी विड्स अ ग्रुप ऑफ लैटिन स्कॉलर्स 7 in numbers studied at Oxford and Cambridge universities। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, जिसमें आपके क्रिस्टोफर मार्लो हैं, थॉमस नैश हैं, मोर हैं, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। तो उनका एक अलग सेक्शन जो है हमें बात करना पड़ेगा। मैंने बाइबल को लेकर के लिखा हुआ था, एक आए हुए थे विलियम टिंडल, TYND, विलियम टिंडल्स का ट्रांसलेशन उन्होंने किया था न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट 1525 में, विलियम टिंडल्स न्यू टेस्टामेंट 1525। बस 1 मिनट, एनी हाउ 5% दिखा रहा है। एक आए थे क्रैनमर, CRANMER, क्रैनमर्स ग्रेट बाइबल। अगर आपको नजर आ रहा तो करिए, नहीं तो सेव नहीं हो पाएगा। क्रैनमर्स ग्रेट बाइबल 1539, 1539। लेट मी जस्ट, आई वांट टू क्लोज इट।
आई एम हाँ, एंडिंग द सेशन, एंडिंग द सेशन, ओके।